नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। स्वागत है आपका वकालत की दुनिया में। दोस्तों, इसके पहले जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं वो दीवानी प्रक्रिया संहिता से संबंधित कुछ छोटी लेकिन मोटी मोटी बातों पर वीडियो मेरे आए हैं। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत प्रावधानित और परिभाषित कुछ अपराधों के बारे में चर्चा और परिचर्चा करेंगे। दोस्तों, जब भी अपराध की बात आती है तो सबसे पहले संपत्ति से जुड़े हुए अपराधों की बात आती है। जी, संपत्ति अब चल संपत्ति हो सकती है, अचल संपत्ति हो सकती है। तो चल संपत्ति से जुड़े हुए अपराधों को परिभाषित, विश्लेषित और उनके लिए उपयुक्त दंड को प्रावधानित किया गया है भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 17 के अंतर्गत। तो मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में कभी न कभी किसी न किसी अपराध से रूबरू होते हैं। कोई न कोई असामाजिक तत्व या अपराधी किसी न किसी प्रकार का अपराध करते हुए पाया जाता है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम उसकी जानकारी रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ भी संपत्ति से जुड़े हुआ कोई ना कोई अपराध घटित हो जाता है, परंतु इसे हम या तो भाग्य या नियति का खेल मानकर छोड़ देते हैं या फिर हम पुलिस स्टेशन और न्यायालय के चक्कर लगाते हैं इंसाफ के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए। मित्रों, यहाँ पे हम चल संपत्ति से संबंधित कुछ अपराधों के चर्चा और परिचर्चा का जो सीमा है उसका आरंभ करेंगे और आगे आने वाले 3-4 वीडियोस के अंतर्गत हम कुछ प्रमुख अपराधों का विश्लेषण करेंगे चर्चा और परिचर्चा के दौरान। तो आज का जो मुख्य अपराध है वो है चोरी। जी हाँ दोस्तों, चोरी एक सामान्य सा अपराध है जो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घटित होता रहता है। परंतु यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ये चोरी होती क्या है, चोरी के अपराध का गठन करने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो कौन कौन से तत्व हैं जिनके आधार पर हम चोरी की घटना को आदरणीय न्यायालय के समक्ष साबित कर सकते हैं कि हाँ, ये चोरी हुई है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमको भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 में दिए गए धाराओं के अंतर्गत प्रावधानित नियमों का अवलोकन करना पड़ेगा। जैसे चोरी को धारा 378 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अब ये धारा 378 क्या कहती है दोस्तों? चोरी क्या होता है? किसी व्यक्ति के द्वारा किसी चल संपत्ति को उसके स्वामी से उसकी सहमति के बिना अपने कब्जे में ले लेना, ये चोरी कहलाता है। और इसमें बेईमानी पूर्वक आशय, बेईमानी इरादा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि चोरी की परिभाषा को हम इस प्रकार धारा 378 की सहायता लेते हुए कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व की कोई चल संपत्ति जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, पर्स है या कोई भी कीमती चीज हो जो चल संपत्ति के रूप में है, उसे उसकी सहमति के बिना बेईमानी पूर्वक इरादे से अपने कब्जे में ले लेता है तो वो चोरी का अपराध कहलाता है। दोस्तों, चोरी के अपराध की इस परिभाषा के अंतर्गत अगर हम इसका विश्लेषण करें तो हमें 3 घटक मिलते हैं। पहला होता है कि वस्तु चल संपत्ति होनी चाहिए। चल संपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्योंकि चल संपत्ति का ही स्थानांतरण किया जा सकता है। यानी कि चल संपत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है। कोई जंगम संपत्ति या पृथ्वी से जुड़ी हुई संपत्ति को जिसे हम अचल संपत्ति कहते हैं, उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। तो इसलिए चोरी का जो संबंध होता है वो चल संपत्ति से होता है। तो पहला घटक है कि चल संपत्ति होना चाहिए। दूसरा,
उस चल संपत्ति के मालिक की सहमति के बिना ले जाना चाहिए। यानी कि मालिक जैसे मेरे पास मोबाइल है, मेरी मोबाइल एक चल संपत्ति है, मेरी सहमति के बिना अगर मेरी मोबाइल को बेईमानी पूर्वक इरादे से कोई ले जाता है, अपने कब्जे में कर लेता है, तो वो चोरी होता है, चोरी का अपराध होता है। तो पहला हो गया घटक चल संपत्ति। दूसरा, उस चल संपत्ति के स्वामी की सहमति के बिना उसे अपने कब्जे में ले लिया जाता है, ये दूसरा घटक हो गया। तीसरा, बेईमानी पूर्ण इरादा होना चाहिए, यानी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो चोरी के अपराध का गठन करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम चल संपत्ति के बारे में सोचें, ये चल संपत्ति की परिभाषा क्या होती है, ये तो सामान्य तौर पे हमने बता दिया कि चल संपत्ति जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित की जा सकती है, इसलिए उसे चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। परंतु क्या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी इसकी परिभाषा दी गई है? जी हाँ। धारा 22 सेक्शन 22 इंडियन पीनल कोड 1860 यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 22 चल संपत्ति को परिभाषित करती है। इसी प्रकार दोस्तों, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जी हाँ, डिसऑनेस्ट इंटेंशन को भी परिभाषित किया गया है धारा 24 के अंतर्गत। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अंतर्गत डिसऑनेस्ट इंटेंशन को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार सहमति का क्या मतलब होना चाहिए कि सहमति किसी व्यक्ति को नशा दिलाकर, यानी शराब पिलाकर या कोई ड्रग्स देकर उसके प्रभाव में लाकर अगर उसकी सहमति प्राप्त की जाती है तो वो भी वैलिड सहमति नहीं होती है, वो वैधानिक सहमति नहीं होती है, वो भी बेईमानी पूर्वक प्राप्त की गई सहमति माना जाता है। तो सहमति का मतलब ये होना चाहिए कि स्वेच्छा से दी गई सहमति, वॉलंटियरली दी गई सहमति, विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस के, विदाउट एनी क्रिमिनल फोर्स के, विदाउट एनी कोएर्सन के, यानी उत्पीड़न, आपराधिक बल और अनुचित प्रभाव के बिना प्राप्ति की गई जो सहमति होती है ना, वही असली सहमति होती है। तो मित्रों, इस प्रकार हम 378 धारा 378 के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार ये 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो किसी कार्य को चोरी का अपराध साबित करते हैं। अब चोरी का अपराध जो होता है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, यानी संज्ञेय अपराध होता है। उसके बाद ये गैर जमानती होता है, नॉन बेलेबल होता है। कुछ चोरियां जो होती हैं उनके स्वामी के सहमति से माफ की जा सकती हैं, परंतु सारी चोरियां माफ नहीं की जा सकती। और इसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट के द्वारा इसका ट्रायल चलता है। जी हाँ, सेशन कोर्ट में नहीं जाता, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट को ही अधिकारिता होती है कि वो चोरी के केस का ट्रायल कर सके। अब देखते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक मोबाइल है, मैं मोबाइल लेके अपने काम करने वाली जगह पे बैठा हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ से, मेरा ध्यान हटता है और मैं वहाँ से कहीं दूसरी जगह मोबाइल छोड़ के चला जाता हूँ। एक दूसरा व्यक्ति आता है, मोबाइल उठाता है और भाग जाता है। फिर मैं मोबाइल ढूंढता हूँ कि मेरे पास मेरी मोबाइल थी, वो कहाँ गई। तो इसके मोबाइल कहाँ गई थी इसका सर्च करना ये दूसरा प्रोसेस हो गया। लेकिन मोबाइल का मेरी अनुपस्थिति में, मेरी सहमति के बिना उस व्यक्ति द्वारा अपने कब्जे में लेके चले जाना, ये चोरी कहलाता है। इसी को चोरी कहते हैं। अब इसका जो दंड है साहब, वो धारा 379 यानी कि सेक्शन 379 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। 379 कहता है कि यदि कोई चोरी का अपराध करता है, जैसा कि परिभाषा दी गई है धारा 378 के अंतर्गत, तो उसे 3 साल तक के कैद की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या कैद की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। और एक बात याद रखिए, जो चोरी है ना, ये चोरी बेस है, आधार है,
ये वो अपराध है जो अगर अपनी गंभीरता को प्राप्त कर लेता है तो रॉबरी या डकैती में बदल जाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, उस पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे कि कैसे चोरी पहले रॉबरी में और फिर डकैती में बदल जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि चोरी की परिभाषा क्या होती है, चोरी का अपराध का गठन किस प्रकार से होता है, उसके 3 महत्वपूर्ण घटक हमने देख लिए। चोरी एक संज्ञेय अपराध है, एक गैर जमानती अपराध है, कुछ परिस्थितियों में ये क्षम्य है और इसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट द्वारा इसका विचारण किया जाता है, उनके यहाँ इनका ट्रायल चलता है, यानी ठीक है, प्रथम वर्ग उनके यहाँ चलता है। अब देखते हैं कि चोरी को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कितने प्रकार से बांटा गया है। जैसे धारा 380 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि चोरी किसी बिल्डिंग में होती है या किसी टेंट वगैरह में होती है या किसी ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे वस्तु को स्टोर रूम है, स्टोरेज है, वेयर हाउस वगैरह होते हैं ना, उसमें वस्तुओं को हम एकत्र करके रखते हैं, उनका भंडारण करते हैं। तो चोरी अगर किसी बिल्डिंग में हो रही है या किसी तंबू वगैरह में होते हैं, तंबू का मतलब यहाँ पे झोपड़ी हो गई, हट हो गया, है ना, टेम्पररी स्ट्रक्चर हो जाता है, उसके अंदर हो गई, या फिर जहाँ पे किसी वस्तु का भंडारण किया जाता है और वहाँ पे आदमी रहते भी हैं, मतलब निवास के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो ऐसी जगहों पर अगर चोरी होती है तो उसे धारा 380 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। धारा 380 कहती है कि अगर इस प्रकार के स्थानों पर जो निवास के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं और भंडारण के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं, ऐसी जगह पे अगर चोरी का अपराध होता है तो इस अपराध के लिए अपराधी व्यक्ति को कम से कम 7 साल तक की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है, जुर्माना और कैद दोनों हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉय है, वो अपने एम्प्लॉयर यानी कि यदि कोई कर्मचारी है वो अपने मालिक के दुकान में या कार्यालय में उसकी सहमति के बिना कोई वस्तु उठाकर ले जाता है अपने उपयोग के लिए, अपने कब्जे में कर लेता है, तो इसे धारा 381 के अंतर्गत रखा गया है। धारा 381 में क्या होता है कि अगर मालिक चाहे तो अपने कर्मचारी को इस कार्य के लिए, इस चोरी के कार्य के लिए क्षमा कर सकता है। तो धारा 381 के अंतर्गत जो चोरी की परिभाषा दी गई है ये कंपाउंडेबल है, ये क्षम्य हो सकता है मालिक के सहमति से। तो अगर कोई एम्प्लॉयर है, अगर किसी कंपनी में कोई कर्मचारी, क्लर्क है, नौकर है, ऑफिस बॉय है या मैनेजर है, कुछ भी है, अगर वहाँ पे काम करते हुए मालिक की सहमति के बगैर या जिसके अधीनस्थ वो काम कर रहा है उस ऑफिसर की सहमति के बगैर यदि कोई चीज, कोई वस्तु, कोई चल संपत्ति वहां से वो अपने कब्जे में ले लेता है तो वो चोरी का अपराध कहलाता है। तो दोस्तों 381 में भी ये जो सजा होती है ना वो 7 साल तक की हो सकती है, यानी सजा का मियाद कुछ भी हो सकता है जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है जी। अब सेक्शन 380 हमने देख लिया, किसी बिल्डिंग, किसी तंबू या किसी भंडारगृह के अंतर्गत चोरी। 381 देख लिया, यानी कि किसी नियोक्ता यानी किसी एम्प्लॉयर के यहाँ उसका एम्प्लॉय चोरी कर ले, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद आता है 382, 382। ये बहुत गंभीर सेक्शन है, चोरी का सबसे गंभीर सेक्शन यही है। चोरी करते वक्त यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, चोरी करने गए, चोरी करते वक्त अगर किसी ने देख लिया, उसने विरोध किया और चोर और उस व्यक्ति के बीच में जो भी उस दौरान वाकया घटता है उसमें अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब ये चोरी एक गंभीरतम अपराध में बदल जाता है दोस्तों। और मृत्यु कारित करने वाली घटना जो चोरी के लिए की गई है उसके लिए धारा 382 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है कि कम से कम 10 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। और ये संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है,
लेकिन ट्राइबल बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ही है, वहीं पे चलता है। अब इस चोरी के मामले में एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने के.एन. मेहरा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में चोरी के घटकों का संपूर्ण विश्लेषण किया था कि एक चोरी में क्या क्या घटक हो सकते हैं। तो दोस्तों इस के.एन. मेहरा बनाम राजस्थान राज्य का जो छोटा सा फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें हुआ क्या था कि भारतीय वायु सेना की जो जोधपुर की एकेडमी है वहां पे 2 प्रशिक्षु थे जो वायुयान के उड़ाने का प्रशिक्षण ले रहे थे। तो दोस्तों उसमें से एक प्रशिक्षु को कदाचार यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट के तहत गलत पाया गया और उसको बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन जो दूसरा था के.एन. मेहरा वो अभी भी प्रशिक्षु के रूप में उसमें था, ठीक है ना। हुआ ये कि एक तारीख को, एक नियत तारीख को, जिसका ये पूरा फैक्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो उन 2 प्रशिक्षुओं को कि ये पूरी चोरी की घटना है। हुआ यह कि एक प्रशिक्षु को एक अमुक दिन में यह तय किया गया कि आपको विमान उड़ाकर डकोटा नामक स्थान पर लेकर जाना है, फिर वहां से वापस आना है। लेकिन के.एन. मेहरा वही प्रशिक्षु था जिसके लिए निर्धारित किया गया था। अब उड़ान के लिए बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है, उसके बिना निर्धारित कार्यक्रम को भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। यह भारतीय वायुसेना का अपना रूल और रेगुलेशन है। लेकिन होता क्या है कि नियत दिन, जबकि उड़ान भरने का जो समय था वो 6:30 बजे था, उसके पूर्व ही के.एन. मेहरा वहां पे पहुंच जाते हैं और जिस प्रशिक्षु को बाहर निकाल दिया गया था कदाचार के कारण, वो भी वहां पे आ जाता है। और ये लोग 1 घंटा पहले भारतीय वायु सेना का जो विमान होता है, भारतीय एयर इंडिया का जो विमान था, उसको लेकर डकोटा नामक स्थान पर न जाकर पाकिस्तान चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो उसे उड़ाकर पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान लेकर चले जाते हैं। बाद में जब ये देखते हैं कि अब हम तो भारतीय हैं लेकिन पाकिस्तान की सीमा रेखा के अंदर प्रवेश कर गए हैं, तब इनकी वो हो जाती है। अब इनको समझ में आता है कि इन्होंने क्या गलत काम कर दिया। तो फिर ये पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास को संपर्क करते हैं और बताते हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए बताते हैं कि हम रास्ता भूलकर यहाँ पे आ गए हैं। खैर, भारतीय दूतावास, वो जो विमान था वो फोर्सफुली उनको वहाँ पे उतारना पड़ता है, वो एक खेत में उतार देते हैं। फिर भारतीय दूतावास उनको दूसरे विमान से वापस भारत भेजता है। कायदे के मुताबिक उनको दिल्ली आना चाहिए था क्योंकि वो पाकिस्तान से आ रहे थे, लेकिन उनको जोधपुर जो एकेडमी है वहीं पे रोक लिया जाता है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस अपराध में? भारतीय एयर इंडिया का विमान चुराने के अपराध में। अब ये दोस्तों ये निचले स्तर से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट से होते हुए सेशन कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन तथ्यों को भली भांति विश्लेषित करता है, सूक्ष्म अवलोकन करता है और ये पाता है कि यहाँ पे धारा 378 के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है वो पूरी तरह से खरी उतरती है। कैसे? जैसे एयर इंडिया उस विमान का स्वामी था। एयर इंडिया की किसी भी अधिकारी की सहमति के बगैर उस विमान को डकोटा में ले जाकर पाकिस्तान ले जाया गया था। तो यहां पे 2 चीजें हो गई। एक, स्वामी की चल संपत्ति थी, यानी विमान एक चल संपत्ति था। स्वामी कौन था? एयर इंडिया था। उसकी सहमति के बिना और उड़ान भरने की जितनी भी औपचारिकताएं थी उनको पूरा किए बिना, बगैर किसी की अनुमति के विमान को डकोटा जो निर्धारित स्थान था वहां न ले जाकर उसको ले जाया गया, कहां? पाकिस्तान, और वहां पे उतार दिया गया। तो ये बेईमानी इरादे को भी प्रदर्शित करता है। तो यहां पे तीनों घटक पूरे हो जाते हैं। पहला, चल संपत्ति का होना आवश्यक है। दूसरा,
उस चल संपत्ति के स्वामी की सहमति के बगैर अपने कब्जे में ले लेना, यह भी यहां पे प्रूफ हो गया। तीसरा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन यानी कि बेईमानीपूर्ण आशय। ये कैसे? दोस्तों, अगर इनका बेईमानीपूर्ण आशय नहीं होता किरण मेहरा का, तो ये जो उड़ान की औपचारिकताएं हैं, जो रूल और रेगुलेशन है, उनको फॉलो करते, पूरा करते। दूसरा, किसी न किसी अधिकारी की सहमति प्राप्त करते समय से पूर्व उड़ान भरने के लिए। तीसरा, ये पाकिस्तान नहीं जाते, ये डकोटा जाते। जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था उड़ान भरने का, वो डकोटा नामक स्थान था, तो वो वहां पे जाते, न कि पाकिस्तान जाते। इसलिए इन्होंने एयर इंडिया के स्वामित्व से बिना उसकी सहमति के एयर इंडिया का विमान अपने कब्जे में लिया और बेईमानी पूर्वक आशय से डकोटा न ले जाकर वो पाकिस्तान लेकर चले गए। तो इस प्रकार चोरी के घटकों का सूक्ष्म अवलोकन करके, सूक्ष्म विश्लेषण करके आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि ये दोनों लोग चोरी के मुजरिम हैं और इनके ऊपर सजा मिलनी चाहिए, इन्हें अपनी पूरी सजा भुगतनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा दोस्तों कि ये जो चोरी है, ये तो आमतौर पे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा दिखाई देती है, परंतु चोरी का अपराध के गठन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो बहुत मायने रखते हैं। जब भी कोई चोरी होती है तो हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, उसके लिए प्रथम सूचना प्रतिवेदन यानी कि FIR रजिस्टर्ड करने के लिए, पंजीकृत करने के लिए। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम चोरी की घटना का उल्लेख करते हैं तो ये 3 कारक उस प्रथम सूचना प्रतिवेदन में पूर्ण रूप से अंकित हो जाए, अन्यथा चोरी का अपराध साबित करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए घटकों को साबित करना अपराध को साबित करने के लिए अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जो चर्चा और परिचर्चा की है चोरी के अपराध के संदर्भ में, धारा 379 से लेके यानी धारा 378 सेक्शन 378 से लेके 382 तक, सेक्शन 382 तक वो जरूर चोरी के संदर्भ में हमारा जो कंसेप्ट है उसको स्पष्ट करता होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम चोरी की बहन छिनैती के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हालांकि आप देखेंगे तो भारतीय दंड संहिता 1860 में छिनैती को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु पंजाब राज्य के द्वारा जो संशोधन किया गया है 379 में, उसमें 379A और 379B ये 2 सेक्शन जोड़े गए हैं जो छिनैती के बारे में बताते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम छिनैती के अपराध के बारे में चर्चा और परिचर्चा करेंगे। इस वीडियो में आप चोरी के घटकों का सूक्ष्म अवलोकन कर लिए, विश्लेषण करिए, और अगली बार जब भी आपका मुवक्किल, आपका क्लाइंट चोरी के अपराध का FIR रजिस्टर्ड कराने के लिए आपके पास आए कि आप चलें और पुलिस में FIR रजिस्टर करवाएं, तो इन 3 घटकों का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए आपकी शिकायत पत्र यानी आपके फरियाद में इनका विस्तृत रूप से विश्लेषण होना आवश्यक है। ये हमेशा ध्यान में रखें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और छिनैती के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।